परफेक्ट रोलिंग पर बेस्ट एक एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में हमें एक डिस्क दिया गया है ना। इस डिस्क का जो रेडियस है ये है 1 मीटर और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक फोर्स लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है 20 न्यूटन का। इस डिस्क का मास है 2 kg और इसको किसी रफ सरफेस पर रख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये रफ है। हमें कैलकुलेट करना है कि इस डिस्क का एक्सेलरेशन कितना होगा और इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, है ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क इफ it rolls without sliding. Also find friction force acting between डिस्क एंड ग्राउंड। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए देखेंगे कि इसमें एक तो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर से और एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, दूसरा लगेगा ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक, और एक आएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा ये हमें नहीं पता। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो पता नहीं है क्योंकि ये तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम ऐसा करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स किधर भी मान लेते हैं। जब हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता नहीं होता तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर भी सरफेस के पैरेलल मान लेते हैं। उसको जब प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है तो सोल्व करने के बाद फ्रिक्शन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो समझेंगे कि हमने जो डायरेक्शन सिलेक्ट किया था वो सही सिलेक्ट किया था। अदरवाइज क्या होता है कि उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे अगर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निगेटिव में आता है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो फिर भी सही आएगा। तो इस बार हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, ऐसे मान लेते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है, अननोन है और इसका डायरेक्शन हमें नहीं पता, है ना। तो क्या करेंगे, अब इसका एक्सेलरेशन a मान लेते हैं इधर और एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे तो सेंटर के अबाउट, जो डिस्क का सेंटर है, सेंटर के अबाउट टॉर्क आएगा 20 इंटू आर क्लॉकवाइज प्लस फ्रिक्शन का भी क्लॉकवाइज ही आएगा, फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई लेंगे mr²/2 इंटू अल्फा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखेंगे, ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स है 20 और अपोजिट में F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और थर्ड जो है इक्वेशन लिखेंगे A इज इक्वल टू
अल्फा आर। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले पहला इक्वेशन जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 20r प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो इसको एम आर स्क्वायर बाई 2 और अल्फा को ए बाई आर लिख सकते हैं इस थर्ड इक्वेशन से। तो 20 प्लस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए बाई 2, है ना। ये जो पहला इक्वेशन था उसी से ये इक्वेशन आ गया। 20 प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए बाई 2। और जो सेकंड इक्वेशन है यह है 20 माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा कि ये हो जाएगा एफ और एफ हो जाएंगे कैंसिल इस तरह से। तो आएगा इधर 40 इज इक्वल टू 3/2 एम ए, यानी 3/2 मास तो 2 kg है इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसी ए का वैल्यू किसी एक में रख देंगे, जैसे इस इक्वेशन में रख देंगे तो फ्रिक्शन निकल जाएगा। तो 20 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 40/3। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा यहाँ से यह आएगा 20 माइनस मास इंटू 40/3। तो ये आ गया -20/3, है ना। तो इसे हमें ध्यान देना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स आया है वो आया है -20/3, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 20/3 Newton, but direction is towards right। राइट इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने सिलेक्ट किया था वो उल्टा डायरेक्शन ले लिया, हमने अपोजिट डायरेक्शन ले लिया है। तो इसलिए उसका डायरेक्शन हम रिवर्स करेंगे, लेकिन जो मैग्नीट्यूड आया है वो मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। तो ये हमें खास ध्यान रखना है कि जब हमें फ्रिक्शन का सही डायरेक्शन पता नहीं हो, है ना, रोटेशन में कई बार हमें सही पता नहीं होता है फ्रिक्शन का डायरेक्शन, तो सही पता नहीं हो तो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल किधर भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन ले लेंगे और इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बना करके सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आता है साइन तो समझेंगे कि डायरेक्शन सही है, मैग्नीट्यूड तो सही आएगा ही। ठीक। अगर ये निगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डायरेक्शन ले लिया था वो उल्टा ले लिया था फ्रिक्शन का, है ना। तो उसको बस क्या करना है, डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। सो एक्चुअली क्या होगा कि अगर ये डिस्क है तो अगर ये जो है इधर जा रहा होगा, मतलब इस पर 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में इधर लगेगा और 20/3 न्यूटन का लगेगा, है ना। तो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में ये देखा कि ये जो डिस्क है, डिस्क के अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाया जाए, है ना, यहाँ पर हमने जो फोर्स लगाया था 20 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो
अगर हम फोर्स 20 न्यूटन का इधर लगाएंगे सेंटर पर, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे आ जाएगा इधर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी हो सकता है, एक और देख लेते हैं। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स, ये जो ड्राइविंग फोर्स है, वो हो सकता है कहीं से हम नीचे से लगाएं। अगर यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स फिर से पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि हम कितनी हाइट पर ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए बॉडी, body means round body, in pure rolling depends on height at which driving force is applied, or simply we can say that it depends on height of point of application. It depends on height of point of application of ड्राइविंग फोर्स, है ना। तो अब हम ये पता करेंगे कि कितने हाइट पर फोर्स अप्लाई करने से फ्रिक्शन जो है वो अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है। ठीक है, जैसा हमने देखा कि ऊपर लगाने पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाने पर ये हाइट हो गया, यहाँ पर ये जो हाइट है ये इस केस में 2r के इक्वल है। यहाँ पर जो हाइट है ये r के इक्वल है, और यहाँ पर जो हाइट है वो r से भी छोटा है, ये चीज लेस देन r, है ना। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स हाइट पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अगर हाइट पर डिपेंड करता है, तो हम कहाँ पर फोर्स लगाएं जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, है ना। फ्रिक्शन फोर्स हम देख रहे हैं कि हाइट के साथ में चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन, तो एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पर फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन रिवर्स करता होगा, एक ऐसा हाइट होगा जहां पर फोर्स अप्लाई करने से फ्रिक्शन फोर्स अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा वहां पर, है ना। तो वो हाइट हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग एक डिस्क का ही एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया डिस्क, और इसका सेंटर जो है ये मान लेते हैं यहां पर है, ठीक। तो ये सेंटर हो गया, और ऐसा मानते हैं कि हम लोग जो फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे, ये फोर्स का हाइट हो गया ग्राउंड सरफेस से, ये ग्राउंड सरफेस है, तो ग्राउंड सरफेस से h हाइट पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ये हाइट मान लिया h, इसका रेडियस है r, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम जनरल केस ले रहे हैं, तो फ्रिक्शन मान लेते हैं कि इसमें पीछे लग रहा है ना। ऐसा मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन लग रहा है इधर, ये हमने फ्रिक्शन ले लिया। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कहीं इधर आएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ऐसे। तो इसका ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखेंगे पहले,
ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो ये आएगा कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्क इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा, और फिर इसका लिखेंगे रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो रोटेशनल इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं कि इसी सेंटर के अबाउट इसको एक्सिस मान लेते हैं। तो सेंटर के अबाउट जो है टॉर्क लगेगा फोर्स का एफ इंटू एच माइनस आर, है ना, एच माइनस आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। और फिर फ्रिक्शन का टॉर्क भी इस सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, वो हो जाएगा एफ इंटू आर, और ये हो जाएगा आई इंटू अल्फा, मतलब कि एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिखेंगे एफ एच माइनस एफ आर प्लस एफ आर इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू, चूँकि परफेक्ट रोलिंग हो रहा है तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं ए बाई आर, है ना। ड्यू टू परफेक्ट रोलिंग ए इज इक्वल टू अल्फा आर। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा इक्वेशन एम ए आर बाई 2, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है एफ एच बाई आर माइनस एफ प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम ए बाई 2। ठीक है, यही इक्वेशन से ये आ गया। तो अब क्या होगा कि ये तो सेकेंड, ये इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं इसको, और ये फर्स्ट इक्वेशन, इनको हम लोग सोल्व करते हैं। एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था, इनको सोल्व करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फ्रिक्शन जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये फ्रिक्शन कैंसिल हो गया, ये एफ भी कैंसिल हो गया, तो एफ एच बाई आर इज इक्वल टू 3ma बाई 2, मतलब ए का जो वैल्यू आया 2fh बाई 3mr। ये तो एक्सेलरेशन आ गया, है ना। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया जाए इसमें, तो फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल सकते हैं, है ना। तो रख करके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, 2fh बाई 3mr, तो ये क्वांटिटी हो जाएगा 2/3 बाई आर, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि f इंटू 1 माइनस 2/3h बाई आर इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। यहां से फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ये हो गया, है ना। फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0 when 1 minus 2/3h by r is equal to 0, means h is equal to 3r by 2, है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर जो डिस्क है, यहां से समझे, ये जो डिस्क है अगर ये हाइट 3r बाई 2 हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा,
है ना। ऐसे समझेंगे कि अगर ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो हमने एफ लगाया है, अगर ये फोर्स 3r/2 पर लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हो जाएगा 0, है ना। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि जो फोर्स है उसका जो हाइट है ये ग्रेटर देन 3r/2 हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। अच्छा, अगर इस डिस्क पर जो फोर्स है, ये फोर्स का जो हाइट है h, अगर ये लेस देन 3r/2 हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, है ना। तो 3 केस हम लोग देख सकते हैं। केस क्या है, एक तो ये केस हो गया। इस केस में क्या है कि अगर फोर्स को 3r/2 से नीचे हाइट पर लगाएंगे F को तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, अगर ये हाइट जो है, अगर इस हाइट को 3r/2 से बड़ा कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। यानी अगर h का वैल्यू एग्जैक्टली 3r/2 हो, एग्जैक्टली 3r/2 होगा तो फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्क के लिए कैलकुलेट किया। ये हम लोग किसी भी जनरल बॉडी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी राउंड बॉडी के लिए, फॉर ए राउंड बॉडी, कोई भी राउंड बॉडी हो जिसका रेडियस हमने ले लिया है r, और इस पर हम जो फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करते हैं यहां से h हाइट पर, है ना। ये जो हाइट है इसको ग्राउंड से h हाइट पर अप्लाई करते हैं। इसमें ग्राउंड है, रफ है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, है ना। इसमें फ्रिक्शन फोर्स हमें 0 करना है। तो क्या करेंगे कि अभी फ्रिक्शन फोर्स हम लोग अप्लाई कर देते हैं और बाद में उसको 0 कर देंगे। हमने फ्रिक्शन अभी मान लिया कि फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से लग रहा है। तो इसका ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखेंगे और रोटेशनल इक्वेशन भी लिखेंगे। सबसे पहले रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, है ना। तो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको एक्सिस मान लेते हैं पॉइंट ए है। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट ए इज F इंटू एच। जो ये वाला फोर्स होगा उसी का टॉर्क आएगा। फ्रिक्शन का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0 और नॉर्मल का टॉर्क 0, है ना। तो ये टॉर्क आएगा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इंटू अल्फा, है ना। ये होना चाहिए। और इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो आई ए है इसको एक बार ऐसे समझते हैं, ICM, ये जो सेंटर ऑफ मास है, ICM प्लस MR², ऐसे लिख सकते हैं, इंटू अल्फा। तो ICM जो है वो उसको लिखा जाएगा MKc²। Kc मीन्स रेडियस ऑफ gyration अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस MR² इंटू अल्फा। ठीक, अब जो अल्फा है, चूंकि परफेक्ट रोलिंग हो रहा है तो M
kc² प्लस mr², अल्फा को a/r लिख सकते हैं फॉर परफेक्ट रोलिंग। परफेक्ट रोलिंग के लिए अल्फा जो होगा a/r हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपना जो इक्वेशन है FH इज इक्वल टू ma/r इंटू kc² प्लस r²। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर इसको लिखेंगे तो रोटेशनल तो हो गया, हम लोग ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये आ जाएगा। अगर फिगर देखें तो एक्सेलरेशन की तरफ एक फोर्स लग रहा है कैपिटल F और अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है फ्रिक्शन, तो -F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो एक इक्वेशन अपना ये आया और दूसरा इक्वेशन जो है वो ये आया। इन दोनों को सोल्व करके हम लोग F फ्रिक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से फ्रिक्शन जो आएगा वो होगा F माइनस ma, F माइनस m इंटू A का जो वैल्यू है इस इक्वेशन से कैलकुलेट करके इसमें रख देते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें से A का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा F इंटू H इंटू R डिवाइडेड बाई M इंटू kc² प्लस r², है ना। ये हो गया A का वैल्यू इज इक्वल टू M इंटू इज इक्वल टू M हो गया है, तो है ना। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, M और M कैंसिल हो जाएगा और इसमें से F को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस H इंटू R बाई kc² प्लस r²। ये हो गया फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जीरो करना चाहते हैं। ये जीरो कब होगा, जब 1 माइनस HR बाई kc² प्लस r² ये हो जाएगा जीरो, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो H का वैल्यू होगा वह kc² प्लस r² डिवाइडेड बाई r। तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी हाइट पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, है ना। इफ हाइट H is greater than kc² plus r² by r, then friction force acts in forward direction। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब हुआ कि जिधर जो है हम लोग फोर्स लगाएंगे उधर ही फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, है ना। और इफ H इज लेस देन kc² प्लस r² बाई r, देन फ्रिक्शन फोर्स will act in backward direction। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब हुआ कि अगर हम लोग फोर्स जो है वो इस हाइट से नीचे लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए
हम लोग क्या करते हैं कि एक डिस्क ले लेते हैं, ठीक है। ये जो डिस्क है ये ग्राउंड सरफेस पर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है ना, ग्राउंड सरफेस पर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसको कुछ वेलोसिटी दिया गया VCM, और साथ में एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है, ठीक। अच्छा, कोई इस पर फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण से इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन है ACM, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो है अल्फा। दिस डिस्क is rolling without sliding. तो अगर ये परफेक्ट रोलिंग कर रहा है तो इस डिस्क के ऊपर ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। जैसे एक टॉप मोस्ट पॉइंट है A, एक पॉइंट हो गया ये B, लोअर मोस्ट पॉइंट है C, और एक पॉइंट और है D, है ना। तो वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट्स A, B, C एंड D, ठीक। तो ये 4 पॉइंट्स के जो है हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो, है ना, तो अगर ये परफेक्ट रोलिंग कर रहा है और इसके पास सिर्फ सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी दी गई है VCM, एंगुलर वेलोसिटी इसका है ओमेगा, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं, है ना, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका सेंटर की तरफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर R। ये जो पॉइंट है इसका भी एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर R, लोअर मोस्ट पॉइंट का भी ओमेगा स्क्वायर R, और यहाँ जो पॉइंट है इसका भी एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर R होगा, ठीक है। ये तो तब हो गया जब इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ वेलोसिटी दिया गया हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। वेलोसिटी है VCM, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये एक्सेलरेशन होता है। ऐसा हमने पीछे कॉन्सेप्ट में सीखा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इस डिस्क के पास एक एक्सेलरेशन भी है ACM और एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है अल्फा। तो अब ये दोनों एक्सेलरेशन का भी पार्ट जो है इसमें काउंट होगा। तो जैसे हम बात करें टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगा अब वो आएगा ACM प्लस अल्फा इंटू R, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला पॉइंट है इसके पास भी इधर एक्सेलरेशन आएगा ACM और नीचे की तरफ आएगा अल्फा R। जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसका इधर ACM और इधर आएगा अल्फा R। अच्छा, जो ये पॉइंट है इसके पास तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आएगा ACM, लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा अल्फा R, ठीक है। तो हमें पॉइंट्स दिए गए थे A, B, C और D। तो अगर इनके एक्सेलरेशन निकालने हो तो हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये है ACM प्लस अल्फा R और ये है ओमेगा स्क्वायर R।
इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहिए, है ना। तो ACM प्लस अल्फा आर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर और इसका रूट। इसी तरह से अगर पॉइंट बी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, ACM और ये ओमेगा स्क्वायर आर दोनों का रिजल्टेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ACM माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक। और एक और एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल अल्फा आर। तो इन सब का रिजल्टेंट निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू आर का होल स्क्वायर और इसका रूट। अगर आते हैं पॉइंट सी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो देखेंगे ACM और अल्फा आर का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा ACM माइनस अल्फा आर होल स्क्वायर प्लस एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर होल स्क्वायर इसका रूट। इसी तरह से एक और पॉइंट है अपने पास जो D है पॉइंट, है ना, ये पॉइंट D है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल में दो एक्सेलरेशन है ACM और ओमेगा स्क्वायर आर, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर अल्फा आर भी है एक। तो ये आ जाएगा फाइनली D का एक्सेलरेशन ACM प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो इस तरह से इस डिस्क के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, है ना, कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे सपोज एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, है ना। अब ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के पास भी कई तरह के एक्सेलरेशन होंगे। एक तो सेंटर की तरफ आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, अगर ये आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है तो, ठीक है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा इंटू स्मॉल आर, और एक एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है ACM। तो ये जो तीन एक्सेलरेशन हमने लिखे, ये ACM, ये अल्फा आर और ये ओमेगा स्क्वायर आर, इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल करके उस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है।